प्यारे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं 2024 के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र बनेगा उसका एक सेट, जिस सेट का कोड है CA। और ये कोड जो है आपका किसी का भी आ सकता है। इसमें हम सारे प्रश्न देखेंगे, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो हो सकते हैं, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम समझेंगे। और जो बड़े प्रश्न हैं उनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पहले विज्ञान का अगर आपने पेपर देख लिया तो विज्ञान को हमने डिस्कस किया था, दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे। तो इस तरह से हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस सारे के सारे आंसर्स जो हमने बताए हैं आपको, इसको समझेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो का आपका MCQ रहेगा। और MCQ क्वेश्चंस को आपको ढंग से करना है ताकि आप आसानी से जो अपने पासिंग मार्क्स हैं उनको प्राप्त कर सकें। इससे पहले मैंने विज्ञान का एक सेट डाल दिया है। अब हम सामाजिक विज्ञान का दूसरा सेट जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिए। और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। सामान्य निर्देश आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। प्रारंभ में जो स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट मिलेंगे, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में खंड अ और खंड ब में विभाजित रहेगा प्रश्न पत्र। खंड अ में आपको 20 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आप ये कर देते हैं तो आप आसानी से जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको खंड ब जो है वो देखने को मिलेगा 50 नंबर का। इसमें जो है आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, जिसमें वर्णनात्मक एक नंबर का, मतलब वर्णनात्मक एक क्रम का, वर्णनात्मक क्रम नंबर 2 दोनों ही मिलेंगे, और साथ में मानचित्र कार्य भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या इसके आंसर्स रहेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो 1815 की संधि जो हुई थी, वियना संधि, उससे संबंधित विषय जो था वो ड्यूक मेटरनिक ने रखा था। यानी कि ये जो वियना संबंधी जो संपन्न हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये मेटरनिक की अध्यक्षता में हुआ था। अगर आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर नहीं देखा है तो उसका हमने आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के दिया है। 1.5 घंटे में वो चैप्टर खत्म हो जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि आपके एसएसटी का जो ये चैप्टर है ना, ये कहीं भी समझ में नहीं आता। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा का पूरा वहाँ पे 3D एनिमेशन के द्वारा आपको समझाया गया है कि इस चैप्टर को कैसे समझना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो सत्ता की साझेदारी में अगर बेल्जियम मॉडल की बात करें तो बेल्जियम मॉडल ये कहता है, संप्रदायों का सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है। इसमें क्या है, बेल्जियम मॉडल में बताया गया है कि संप्रदाय जो हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जो भी संगठन हैं या सामाजिक तत्व हैं, उन सभी को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी को जो है समान अवसर प्राप्त किए गए हैं। इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो इसका कारण क्या था? उस समय 1928 के बाद महामंदी की शुरुआत हो गई थी, जो कि काफी अरसे तक चली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महामंदी के कारण। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो ब्रेटन वुड्स जो संस्थान था, इसको अमेरिका में स्थित किया गया था। तो यहाँ पर जो है सम्मेलन जो ब्रेटन वुड्स का हुआ है वो कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया गया है, नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है कि संबंधित है या नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार में नहीं आता है? तो कठोर संविधान जो है ये संघीय सरकार का लक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो सामाजिक विभाजन का क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सामाजिक विभाजन, जो समाज में विभाजन होता है वो धर्म के आधार पे भी हो जाता है और भाषा के आधार पे भी हो जाता है। भाषा के आधार पे अन्य अन्य राज्य बनते हैं, आप जानते हैं इस बात को। जैसे तमिल और तेलुगु, कन्नड़, ये सारे राज्य जो बने हुए हैं ये भाषा के आधार पे बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अ और ब दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब श ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है छठे क्वेश्चन का। सातवें क्वेश्चन की बात करें, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? लैंगिक मतलब होता है मनुष्य के लिंग की बात।
यानी कि स्त्री या पुरुष की बात होती है, यहाँ पे लैंगिक विभाजन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, यानी कि दोनों की विभाजित कर दिया गया है, दोनों की भूमिका बराबर नहीं है, इसीलिए हम जो है बोलेंगे लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है, समाज में स्त्री और पुरुष का जो है असमान भूमिका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 8वां प्रश्न जो है, यहाँ देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय जो है सर्वप्रथम जो हुआ था वो हुआ था फ्रांस से। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हमने पढ़ी है तो आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो ड्यूक मैटरनिक के अनुसार जो है सबसे जो खतरनाक दुश्मन है सामाजिक व्यवस्था का, उन्होंने बोला वो मैथ्सनी है। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 10वां देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह कैसी है, ये हमें बताना है। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या होता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना होता है, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाते हैं हम, यानी कि अ और ब दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, अ और ब दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा जो है ये किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ये हमें बताना है। तो मृदा जो है हमारी, ये जो है कैसे संसाधन है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। यानी कि ऐसा नहीं कि मृदा जो है हमारी प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाती है, मृदा पे ही हम रहते हैं, मृदा में ही मिलके मर जाते हैं। तो मृदा जो है नवीनीकरण योग्य संसाधन है। ऐसा नहीं कि किसी मिट्टी में आपने कोई फसल उगाई या किसी का दाह संस्कार किया तो मिट्टी जो है वहां से खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होती है, नवीनीकरण संसाधन हो जाती है। यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? संकुचन की जगह कभी कभी पूछता है निम्नीकरण, तो आपको घबराना नहीं है। निम्नीकरण मतलब खत्म, यानी कि कम होना, संकुचन भी मतलब कम होना। तो इसका अधिक कारण यानी मुख्य कारण क्या है कि पंजाब में निम्नीकरण इसलिए हुआ है कि भूमि में जो है अधिक सिंचाई की गई है। अधिक सिंचाई करने के कारण क्या होता है, भूमि जो है वो एक तरह से फसल को सड़ा देती है, तो इसीलिए संकुचन हो जाता है वहां पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, यानी कि सबसे कम है? तो कौन सी ऐसा राज्य है, तो वो है एक केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला भी राज्य यही है, ध्यान रखना है आपको। सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है, तो केरल। और किस राज्य का जो है मृत्यु दर निम्नतम है, तो वो भी केरल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे हम, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को जो है किस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, सार्वजनिक मतलब की हो गया आपका सभी के लिए, ठीक है, और निजी मतलब हो गया प्राइवेट। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि सार्वजनिक और जो आपका प्राइवेट होता है, इस क्षेत्र को किस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। तो उद्यम का स्वामित्व किसके पास है, यानी कि मेरे पास है तो मेरा प्राइवेट निजी हो गया, ठीक है, अगर ये सरकार के पास है तो सार्वजनिक हो गया। तो इसमें हम उद्यम का जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी व्यवसाय है, उसका जो स्वामी है उसके हिसाब से हम जो उसको बता सकते हैं। तो अगर मैं स्वामी हूं या आप स्वामी हैं तो आपका निजी हो गया, लेकिन सरकार उसका स्वामी है तो क्या हो जाएगा, वो सार्वजनिक हो जाएगा सबके लिए। जैसे पार्क होते हैं या कम्युनिटी हॉल होते हैं जहाँ पे शादियां कराते हैं, और भी बहुत सारे वन उद्यान हैं, स्मारक हैं, तो सारे सार्वजनिक होते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी को वहाँ पे जाने का आदेश होता है, घूमने का आदेश होता है, और सब लोग वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन स्वामित्व जो अगर निजी हो जाएगा, जैसे आपने कोई वाटर पार्क खोला है, तो वाटर पार्क में वही आदमी आ सकते हैं जिनको आप अनुमति देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई आ जाएगा, आप अनुमति देंगे तो आएगा। लेकिन सार्वजनिक में जो है किसी भी प्रांत के लोग, किसी भी जगह के लोग जो है आ सकते हैं। तो उद्यम जो भी है आपका, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो भी है आपका, वो अगर आपके पास में उसका क्या है, स्वामित्व है, आपके पास लाइसेंस है, आप जो है उसके स्वामी हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसके आधार पर जो हम क्षेत्र को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे उद्यम का स्वामित्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, भूक्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना, ठीक है, भूक्षरण का मतलब है किसी भी चीज का क्षरण होना होता है, मिट्टी का कटाव।
हम बोलेंगे अगर मिट्टी का कटाव है ना तो उसी की बात कर रहा है, मिट्टी के कटाव की बात हो रही है। और मिट्टी का कटाव जो है बारिश के कारण है, अब अन्य रीजन से अगर आप वन वहां से काट देते हैं तो भी आपका मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। तो भूचरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, और मिट्टी ही नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, भूमि जो है अनउपजाऊ हो जाएगी। भूमि जो है क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं पाया जाता है, किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो चंबल घाटी क्षेत्र में जो है गोंडवाना कोयला का जमाव क्षेत्र नहीं माना जाता है, चंबल घाटी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। भूमिहीन, जिसके पास भूमि ही नहीं है, वो ग्रामीण मजदूर है, उनका अगर विकास करना चाहें तो उनका मुख्य लक्ष्य कौन सा है, ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो देखो, जिसके पास भूमि नहीं है तो उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए। जिसकी मतलब भूमि पर जो है, भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, वो ग्रामीण मजदूर क्या करेंगे कि जहां पर उपज उगाना चाहते हैं या उगा रहे हैं तो वहां पर उपज जो उगती है उसका ज्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए, तो ये उनका उद्देश्य हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य तो केवल उसको मिलेगा जिसकी भूमि है, जिसकी क्या है, जिसकी भूमि है। अब यार जिसकी भूमि है भाई उसी को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि भूमि तो आपकी नहीं है, अगर आपकी भूमि नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके तो इतना तो कैपेसिटी नहीं है, जब उसको मजदूर है तो क्या करेगा, कैपेसिटी नहीं है उसकी। लेकिन भूमिहीन आदमी है, मजदूरी कर रहा है, ध्यान रखो मजदूर की बात हो रही है, ग्रामीण मजदूर है, तो उसको क्या चाहिए, अधिक से अधिक क्या चाहिए विकास के लिए, तो उसको अधिक से अधिक क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए। उसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब कोई भी काम करे तो मजदूरी चाहिए, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। यहाँ पे फिर से नहीं पूछा गया है। तो व्यापार अवरोधक मतलब होता है कि व्यापार को जो है डिनाई करे, यानी व्यापार को ना चलने दे। तो यहाँ पे कौन सा वो लक्षण नहीं है, देखो सरकार विदेशी या विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का जो है प्रयोग कर सकती है। ये तो देखो अवरोधक का लक्षण नहीं होता, सरकार जो है विदेशी व्यवहार को नियमित करने के लिए कोई भी अवरोधक का प्रयोग नहीं करती है। यह सरकार या फिर सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यानी कि मंगवानी चाहिए, कि यानी कि हमारा जो है कोई भी विदेशी माल जो मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। तो सरकार यह निर्णय नहीं ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात करनी चाहिए, तो ये भी जो है सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि विदेश से जो माल है वो आयात जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये अवरोध नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है 100 ऑप्शन, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों का जो है बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार जो संगठन है, WTO जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड, और व्यापार का जो है ट्रेड हो जाएगा, और संगठन का ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है कि व्यापार को बढ़ावा दे, ना कि अवरोधकों को बढ़ावा दे। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि लक्षण नहीं पूछा गया, ये लक्षण नहीं है, ठीक है। बाकी आपके ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। फिर से नहीं पूछा है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है। तो देखो आप ध्यान से देखेंगे तो देखो कोयला जो है आपका जो है कैसा है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात करा है तो आपको बताना है। लेकिन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे चेंज करेंगे हम इस आंसर को। देखिए यहाँ पे क्या है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत तो हमारा कोयला है, कि हम परंपरागत मतलब बहुत ही पुराने जमाने से कोयले को तो यूज कर रहे हैं। लेकिन भूतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी लेटेस्ट टाइम से, अभी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट
हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि परंपरा, हम जो पुराने जमाने से जो यूज कर रहे हैं वो ऊर्जा कौन सी नहीं है। तो हमारी भूतापीय ऊर्जा तो हमने कभी परंपरा के हिसाब से यूज नहीं की है, ये तो अब मॉडर्न जमाने का जो है ये ऊर्जा है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक युग का ये ऊर्जा स्रोत है। तो हम भूतापीय ऊर्जा का अब उपयोग करने लग गए हैं। बाकी कोयले का उपयोग तो सदियों से चला जा रहा है, जिसका कोई हम बता भी नहीं सकते कि एशियन टाइम में कब से इसका प्रयोग किया जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम देख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, हर देश में अपनी कंपनियां जो उन्होंने खोली है, तो ये बिल्कुल सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर जो है नियंत्रण भी हुआ है, बिल्कुल। एमएनसी कंपनियों ने जो है भारत के बहुत सारे व्यापारों पर जो है नियंत्रण कर रखा है, क्योंकि उससे टाई अप कर रखी है। जैसे पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले हीरो होंडा नामक बाइक हुआ करती थी, जो अब टूट करके हीरो हो चुकी है और दूसरी हो चुकी है होंडा। ठीक है, अब इसी तरह से आपने सुना है कार के बारे में, मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी भी अलग, आपका सुजुकी जो जापानी कंपनी है, सुजुकी ने भारत के मारुति से टाई अप किया था, और मारुति सुजुकी नामक जो है कंपनी अभी चल रही है। पहले हीरो जो है भारतीय कंपनी थी, होंडा जो है आपकी जापानी कंपनी है, फिर से इन्होंने टाई अप किया था तो हीरो होंडा नामक संस्था चल रही थी। इन्होंने अलग अलग तोड़ दिया तो अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ध्यान से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर जो है नियंत्रण है, बिल्कुल है। देखते हैं कि हमारा हीरो होंडा जो है, हीरो और होंडा के साथ टाई अप था तो ये नियंत्रण हुआ था यहाँ पे। मारुति और सुजुकी एक साथ है तो मारुति सुजुकी पर भी नियंत्रण है। तो बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं तो आपको उन कंपनियों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ सकता है, यानी कि आप जिनको जानते हैं। बाकी बहुत सारी कंपनियां जिनका नाम आपने सुना नहीं होगा, जिसमें विदेशी व्यापार जितने भी हैं वो नियंत्रित करते हैं। और आने वाले समय में मारुति अलग होने वाली है, सुजुकी भी अलग होने वाली है, तो वो समय के हिसाब से होगा, जब इनका अपने हिसाब से इन्होंने जो भी अपना प्लान बनाया होगा, जो इनके नॉर्म्स होंगे, जो इन्होंने साइन अप किए होंगे, उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, यानी मजबूत हुई है क्या। तो भैया बहुराष्ट्रीय कंपनियां जितनी भी आ जाएंगी, उतना हमारे आने से क्या हो जाएगा, लोगों को जो है क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि उनको नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगा, नौकरी जो है वो मिल जाएगी। तो इससे स्थिति क्या हो जाएगी, सुदृढ़ यानी मजबूत हो जाएगी। यानी कि मैंने देखा कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर प्रभाव ये पड़ा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो है उसमें वृद्धि हुई है, कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है। कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में अधिकांश भाग जो है नियंत्रण करता है, यानी शेयर ज़्यादा है उसका। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से जो है लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर सही है। अब बात करते हैं हमारे जो खंड ब जो आएगा आपका 50 नंबर का, 20 नंबर आप ऊपर ले लेंगे। खंड बी की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद जो महामंदी आई थी उसके क्या कारण हो सकते थे, इसकी बात कर रहा है। तो इन क्वेश्चनों के जो आंसर्स हैं हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चंस इसमें अथवा भी पूछा गया है। ठीक है, इसका भी आंसर बताऊंगा मैं। साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं सत्ता की साझेदारी में, यहाँ पे देखिए सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना करनी है। इस क्वेश्चन की बात हम अगले अध्याय में या फिर अगले वीडियो में करेंगे। अथवा में इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, 4 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, आएगा ही आएगा, हर सेट में मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो इसकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कैसे आपको इसको लिखना है आंसर। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिक्षेप्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उस मत को आपको स्पष्ट करना है। ये भी 4 अंकीय प्रश्न है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।
और इसके बाद जो है अथवा में पार्ट एक और पूछा गया है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा कहलाते हैं तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसको तर्क सहित हमें समझाना है। ये भी 4 अंक के प्रश्न है। तो अथवा में से कोई भी आपको एक ही प्रश्न करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए, यानी कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैंने मान लो कि मैं चप्पल बना रहा हूँ, जूता बना रहा हूँ, सबसे कॉस्टली आइटम की बात कर रहा हूँ जो जनरली हर कोई यूज करता है। तो अगर इसका उत्पादन मैं कर रहा हूँ तो इसको कम करना है मेरे को, उत्पाद को, कीमत को, लागत मतलब कीमत को कम करना है जब मैं उत्पादन उसका कर रहा हूँ, तो उसके लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं वो आपको बताना है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें अथवा पार्ट और फिर से पूछा गया, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं, अच्छे बाजार में लक्षण क्या क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और आगे जो है चल के आपका जो 6 अंकीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब आपके 6 अंकीय प्रश्न आते हैं जिसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था, इसकी चर्चा हम बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें पूछा गया अथवा पार्ट में कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ये भी 6 अंक के प्रश्न है, अथवा में है, ध्यान रखना। वो या तो आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। ये सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे विचार से और बढ़िया तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 मतलब कदमों का आप जो है आपको इस्तेमाल करना है या उल्लेख करना है, जिसका हम वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। आपका कमेंट हमें हमेशा स्वीकार होगा। आप जैसे ही कमेंट करेंगे इसका वीडियो हम तुरंत अपलोड कर देंगे और साथ ही साथ जो है इसके आंसर्स को समझाने के प्रयास करेंगे। वैध शासन का अर्थ क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का जो है गठन करता है, लोकतंत्र की यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो आपको इसका आंसर देना है। बहुत ही अच्छा और सरल क्वेश्चन है, ये भी 6 अंकीय प्रश्न है जिसकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और यहाँ पर जो है वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, वैश्वीकरण पर कृषि पर पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव हैं, उनका वर्णन भी हम करेंगे, ये भी 6 अंकीय प्रश्न है। और इसके बाद जो है आपका इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कभी कभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो नेक्स्ट सेट बताऊंगा उसमें पूछा गया है कि गेहूं भारत में पाए जाने वाले या गेहूं को उगाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सब कुछ आता है और उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। सारे के सारे चार्ट दूंगा, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कारण देना है आपको। ये भी 6 अंक के प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, हमेशा हर सेट में पूछा जाता है। और इसके बाद जो है आपका इसी के अथवा पार्ट में एक और प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक क्या है, जिसको हम ह्यूमन इंडेक्स कहते हैं। और मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव कौन से, किसके द्वारा जो है मानव विकास को नापा जाता है, यानी कि किस श्रेणी में कौन सा देश आता है, विकासशील है या विकसित है या फिर आपका क्या कहते हैं अविकसित है। तो यहाँ पर जो है हम कैसे डिवाइड करते हैं कि हमारा जो देश है वो विकसित है या विकासशील है या आपका अविकसित है। तो इन अवयवों की चर्चा हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानचित्र संबंधी जो कार्य आएगा आपका 9वां प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न रहेगा, इसमें आपको 2 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको चिन्ह बता देगा कि इस चिन्ह से अंकित करना है, आधे आधे अंकों का प्रश्न रहता है ये। वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो कौन सा स्थान है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक मतलब बनाना प्रारंभ किया था या नमक का कानून का उल्लंघन किया था वो कौन सी जगह है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, आपको अच्छी तरह से पता है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन या सत्याग्रह किया था वो स्थान कौन सा है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हमेशा राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है हमेशा पूछता है, पक्का पूछेगा, चाहे 1920 का पूछे या फिर किसी भी ईयर का पूछे, पूछेगा जरूर। बहुत सारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उनमें से पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चन के आंसर हम जो है मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए
मानचित्र कार्य का इसका ख पार्ट, अभी क पार्ट हमने देखा, ख पार्ट में पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है हमको इस चिन्ह से अंकित करना है। और नर्मदा नदी पर बंधा कोई बांध बना है तो उसको हमें जो है इस निशान से अंकित करना है और नाम भी बताना है। महानदी जो है इस चिन्ह से अंकित करना है वो कहाँ पर है। झारखंड का कोयला क्षेत्र जो है ये इस चिन्ह से हमें अंकित करना है और साथ ही साथ भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन जो है उसको इस चिन्ह से अंकित करना है। तो इस तरह से हम देखेंगे और बाकी इनके आंसर्स को हम जो है इस तरह से देखेंगे। सारे आंसर्स मैं बताऊंगा पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से कि कौन से मानचित्र में कौन सा कार्य होगा और किस तरह से आपको ये कार्य करने हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जब तक इस एमसीक्यू को तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बड़े प्रश्नों की, और अच्छे तरीके से तैयार करिए क्योंकि आपको इनमें से प्रश्न पूरे के पूरे देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।